म्यूचुअल फंड तो एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट होते हैं, इसी कारण के लिए इसमें लॉसेस भी हो सकेंगे। और देखें तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस होने के कारण इसको बिल्कुल अवॉइड करने के बारे में सोचते हैं। आज यह वीडियो में हम देखें कि जिस तरीके का स्ट्रैटेजीज और सीक्रेट्स इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड में बिना लॉसेस इन्वेस्ट करने के लिए मदद कर सकेंगे। आज यह वीडियो में इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। पहले आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में क्लैरिटी होने की ज़रूरी पड़ती है। और देखें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड से आप तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमा कर सकेंगे, और जिस इन्वेस्टमेंट आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स नहीं देते उस इन्वेस्टमेंट तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होते हैं। यह इंस्ट्रूमेंट तो आपको इन्फ्लेशन बीट करने में मदद नहीं कर सकेंगे, और इसमें कम रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स और आरबीआई बॉन्ड्स। इसमें कम रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यह रिटर्न्स के साथ आप तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकेंगे। और जब आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स के बारे में सोचते हैं तो आप तो रिस्क लेने के लिए तैयार होना चाहिए। और देखें तो एक तरीके से आप तो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरे तरीके से आप तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमाना है, तो आपके लिए क्लैरिटी होने की ज़रूरी पड़ती है कि जिस तरीके का रिस्क आप तो लेने की ज़रूरी पड़ती है और जिस तरीके का रिस्क आप तो बिल्कुल अवॉइड करने की ज़रूरी पड़ती है। पहले क्लैरिटी आपको यही होना चाहिए कि टेम्परेरी लॉस तो ठीक लगती है, लेकिन परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल तो उतना ठीक नहीं होते। यह क्लैरिटी आपको होना चाहिए। अगर आप टेम्परेरी लॉस और कि परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल के लिए भी तैयार नहीं है तो आप तो म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट कर सकेंगे। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आप तो टेम्परेरी लॉस को अवॉइड नहीं कर सकेंगे। अगर आप देखें तो टेम्परेरी लॉस लेते हुए अगर आप कंसिस्टेंटली लॉन्ग रन में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो भी मार्केट तो आपके लिए हायर रिटर्न्स कमाने के लिए मदद कर सकेंगे। रिनाउंड इन्वेस्टर वॉरेन बफेट तो यही कहते हैं, स्टॉक मार्केट तो एक मशीन की तरह होते हैं जिन्होंने इम्पेशेंट इन्वेस्टर्स से पेशेंट इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। इसी कारण के लिए एज ए इन्वेस्टर आप तो टेम्परेरी लॉसेस के लिए तैयार होने की ज़रूरी पड़ती है और परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल को अवॉइड करने की ज़रूरी पड़ती है। यह वीडियो में हम बात करते हैं कि इसी तरह स्ट्रैटेजीज जिसके वजह से आप तो परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल से बच कर सकेंगे। पहले स्ट्रैटेजी होते हैं कि सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। ये तो बेसिक स्ट्रैटेजी होते हैं। अगर आप बिगिनर्स है तो आप तो ये स्ट्रैटेजी को उपयोग कर सकेंगे। अगर आपका प्रिंसिपल 1 लाख और 10 लाख है और उसको आप सुरक्षित करने के बारे में सोचते तो आप तो पूरे इन्वेस्टमेंट बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम्स और आरबीआई बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकेंगे। और देखें तो उसमें आप कमाने वाले इंटरेस्ट ही आप तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकेंगे, जिसके वजह से आपका पूरे प्रिंसिपल तो सेफ़ होते हैं और आप तो इंटरेस्ट के साथ ही रिस्क लेते हैं। इसी कारण के लिए आप एज ए इन्वेस्टर के लिए एक साइकोलॉजिकल एज होते हैं और कंफर्ट भी मिलते हैं। अगर ज़्यादा मार्केट वॉलीटैलिटी है तो भी अगर आप देखें तो आपका प्रिंसिपल सेफ होने के कारण आप तो उतना चिंता नहीं लेते और आपका इन्वेस्टमेंट तो आप तो सक्सेसफुली कंटिन्यू भी कर सकेंगे। अगर आप तो सक्सेसफुली 5 to 7 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पूरे कर दिया जाते तो आप तो इसी तरह सोचते क्या मेरे प्रिंसिपल ही मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकेंगे, क्योंकि आपके लिए अब मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल चुका है और इसी कारण के लिए आपके इन्वेस्टमेंट पर आपके लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन भी होते हैं, जो कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में मदद कर सकेंगे। अगर आप इसी तरह प्रोसेस को फॉलो कर दिया चाहते तो आप तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके लिए एक स्मूथ टेक ऑफ मिलते हैं, जो स्मूथ टेक ऑफ आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनाने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल को अवॉइड करने का इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होते है कि आप तो आपका लॉन्ग टर्म मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट रन में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आपका इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा वॉलेटाइल पड़ती है। अगर आपको जो भी फंड्स 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के बाद ज़रूरी पड़ती है तो उस फंड्स तो आप तो ज़रूर इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको जो भी फंड्स नेक्स्ट 7 ईयर्स के बाद ही ज़रूरी पड़ती है तो उस फंड्स तो आप तो इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे, क्योंकि 7 ईयर्स में एक पूरे मार्केट साइकिल होते हैं और इस फेस में देखें तो मार्केट तो बूम हो सकेंगे, मार्केट में रिसेशन हो सकेंगे, मार्केट रिकवरी भी हो सकेंगे और इलेक्शन भी हो सकेंगे, मार्केट क्रैश भी हो सकेंगे और जियोपॉलिटिकल क्राइसिस जैसे रशिया यूक्रेन वॉर भी हो सकेंगे। यह सारी चीज़ होने के बाद भी यह 7 ईयर्स में मार्केट तो पूरे तरीके से रिकवर भी हो सकेंगे, जिसके वजह से वो तो आपके लिए इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमा कर सकेंगे। जनरली देखें तो स्टॉक मार्केट में 5 अलग फेसेस होते हैं। पहले होते हैं कि नेगेटिव रिटर्न, दूसरा होते हैं कि लो रिटर्न, तीसरा होते हैं कि नो रिटर्न, चौथा होते हैं कि एवरेज रिटर्न और पांचवा होते हैं कि अबव एवरेज रिटर्न। अगर आप देखें तो हमको पता नहीं चलते कि यह 5 फेसेस तो जिस ऑर्डर में होते हैं।
या तो ऑर्डर वाइज होते हैं और देखें तो ये तो मिक्स्ड ऑर्डर में होते हैं। इसी कारण के लिए हम तो मार्केट को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आप तो 7 ईयर्स इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप गुड म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को इच्छा करते हैं तो आप तो ज़्यादा पेशेंट होने की ज़रूरत पड़ती है और थ्रू आउट कोर्स आप तो एक ट्रू इन्वेस्टर होने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बिल्कुल लॉसेस को अवॉइड करने के बारे में सोचते हैं तो आप तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टर्स तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट से उसके लिए उतना फ़ायदा नहीं मिलते हैं। हमने आज तक ज़्यादा समाचार भी सुन कर दिया जाते हैं कि स्टॉक मार्केट लॉस वजह से ज़्यादा इन्वेस्टर्स तो सुसाइड भी कर दिया जाते हैं, और कुछ इन्वेस्टर्स तो उसके शादी के लिए होने वाले पैसा तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और स्टॉक मार्केट लॉस होने के कारण उसकी प्रिंसिपल भी कम पड़ती है। और देखें तो इसी कारण के लिए हम बोलते हैं कि आप तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, और देखें तो आपके लिए होने वाले लॉन्ग टर्म पैसे ही आप तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और देखें तो जब आप लॉन्ग टर्म पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आप तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के बारे में उतना जानकारी ना है तो भी आप तो उतना चिंता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके वजह से आप भी आसानी से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बना पाएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी और सीक्रेट वो देखिए, अगर आपके पास लमसम अमाउंट है तो भी आप तो उसको लमसम रूप में इन्वेस्ट करने के बावजूद आप तो इंस्टॉलमेंट्स बेसिस अक्रॉस 6 to 10 मंथ्स इन्वेस्ट कर सकेंगे। अगर आपके पास 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तो भी आप तो स्टॉक मार्केट में उसको लमसम रूप में इन्वेस्ट करने के बावजूद आप तो स्टैगरली बेसिस में इन्वेस्ट कर सकेंगे। और देखें तो जब आप स्टैगरली बेसिस में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आपके लिए 6 to 10 मंथ्स का एवरेज रिटर्न कमा कर सकेंगे। और देखें तो जब आप मार्केट पीक फेस में होते हैं तो उस समय आप तो लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया जाते तो अगर किसी भी कारण के लिए रशिया यूक्रेन वॉर की तरह मार्केट में इम्पैक्ट हो गया तो मार्केट तो 20% नीचे गिरते हैं, और उसी समय आपका 10 लाख इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो 8 लाख बन जाते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए आप तो स्टैगरली बेसिस में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। और देखें तो जब आप स्टैगरली बेसिस में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आपके लिए इसी तरह संदेह नहीं होते कि आपका इन्वेस्टमेंट सही होते हैं और कि गलत होते हैं। और देखें तो यह तो ज़्यादा कन्फ्यूजन की तरह लगती है जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया जाते हैं, और आपके लिए आपका इन्वेस्टमेंट चॉइस पर भी ज़्यादा संदेह भी हो सकेंगे। इसी कारण के लिए आप तो इसको अवॉइड करने के लिए आप तो स्टैगरली बेसिस में इन्वेस्ट कर सकेंगे। चौथा सीक्रेट और स्ट्रैटेजी होते हैं कि रीजनेबल डाइवर्सिफिकेशन। आप तो स्पेसिफिक सेक्टर और थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करने के बावजूद आप तो वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे। और अगर आप देखें तो आप तो लार्ज मिड और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकेंगे, और आप तो मल्टीपल सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट कर सकेंगे। अगर आप पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट करने के बावजूद आप तो 3 to 4 स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे। इसी कारण के लिए जब पर्टिकुलर स्कीम अच्छा तरीके से परफॉर्म नहीं करते तो भी बाकी स्कीम्स तो अच्छा परफॉर्म करने के कारण आपके लिए ज़्यादा रिटर्न्स कमा कर सकेंगे। लॉस को प्रिवेंट करने के लिए पांचवा सीक्रेट और स्ट्रैटेजी होते हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड। अब तो किसी भी म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी फंड्स बिना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं चुनना चाहिए, और बिना ट्रैक रिकॉर्ड होने वाले फंड्स को आप तो बिल्कुल अवॉइड करने की ज़रूरत पड़ती है। एनएफओ तो उसी तरह के होते हैं। एनएफओ देखें तो मार्केट में एक सीफ जिमिक की तरह होते हैं। एनएफओ में देखें तो आज तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स तो इन्वेस्ट भी कर दिया जाते हैं, और अगर आप सभी चीज़ देखें तो इसमें कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होते, और आपको पता नहीं चलता है कि ये नए फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड और कि स्मॉल कैप फंड किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। और इसी कारण के लिए आप एज इन्वेस्टर के लिए कोई भी क्लैरिटी भी नहीं होते कि आप क्यों इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों यह एनएफओ आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जब आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं और कि फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो मार्केट में देखें तो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने वाले एक्सिस्टिंग मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं। उसके बावजूद आप क्यों बिना ट्रैक रिकॉर्ड होने वाले एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप शिक्षा के बारे में सोचते हैं तो आपके बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल चुनने के बारे में आप सोचते हैं, और आप ट्रीटमेंट के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल जाने के बारे में सोचते हैं। अगर क्यों इसमें अब तो बिना ट्रैक रिकॉर्ड होने वाले स्कूल और हॉस्पिटल को चुनना चाहिए। अब तो ज़्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने वाले स्कूल और हॉस्पिटल को ही चुनते हैं ना। इसी तरीके से आप तो बिना ट्रैक रिकॉर्ड होने वाले एनएफओ को बिल्कुल अवॉइड करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एज ए इन्वेस्टर
जो स्कीम इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रिटर्न दे चुका है उस स्कीम को चुन कर दिया जाते तो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए ज़्यादा वैल्यू भी वो ऐड कर सकेंगे, क्योंकि एनएफओ आपको दिखते हैं कि यह फंड कंसिस्टेंट बेसिस में किस तरीके से परफॉर्म कर दिया जाते और यह परफॉर्मेंस आपका फाइनेंशियल गोल्स के लिए अलाइन होते हैं या नहीं। यह सारी जानकारी तो ट्रैक रिकॉर्ड ही आपको देते हैं। इसी कारण के लिए आप तो ट्रैक रिकॉर्ड होने वाले फंड को चुनना चाहिए। म्यूचुअल फंड लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए होने वाले छठा स्ट्रैटेजी और सीक्रेट होते हैं कि एसेट एलोकेशन। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म फंड है तो भी आप तो पूरे तरीके से इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने के बावजूद आप तो 70% तो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकेंगे और बाकी होने वाले 30% तो वो तो डेब्ट फंड्स में होने वाले फिक्स सिक्योरिटीज़ में आप तो इन्वेस्ट कर सकेंगे। जब आप इसी तरह इन्वेस्ट कर दिया जाते तो अगर अचानक से मार्केट क्रैश आए तो भी आप तो एसेट एलोकेशन को रीबैलेंसिंग कर सकेंगे और जब मार्केट तो पूरे तरीके से परफॉर्म कर दिया जाते तो आप तो डेब्ट फंड से पैसा निकालते हुए इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे और जब मार्केट तो खूबसूरत से परफॉर्मेंस कर दिया जाते तो उस समय आप तो इक्विटी फंड से पैसा निकालते हुए डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे। अगर आप देखेंगे तो पहले आप तो 70-30 रेशियो में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और मार्केट क्रैश आने के कारण आपका 70-30 रेशियो तो अब तो 60-40 रेशियो बन चुका है। इसी कारण के लिए आप तो डेब्ट फंड से पैसा निकालते हुए इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर इक्विटी तो आउट परफॉर्म कर दिया जाते तो उस समय आपका 70-30 रेशियो तो 80-20 रेशियो बन चुका है। उस समय आप तो इक्विटी फंड से पैसा निकालते हुए डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसकी मतलब है कि जब मार्केट तो नीचे गिरते उस समय आप तो कम प्राइस के लिए खरीद कर सकेंगे और जब मार्केट तो ऊंची बढ़ती है उस समय आप तो ज़्यादा प्राइस के लिए बेच कर सकेंगे। इसमें देखें तो आप तो रिस्क को ऑप्टिमाइज कर सकेंगे। इसी कारण के लिए हम बोल सकते हैं कि एसेट एलोकेशन तो आपका लॉसेस को मिनिमाइज करने में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होते हैं। म्यूचुअल फंड लॉसेस को अवॉइड करने के लिए होने वाले सातवां इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी और सीक्रेट होते हैं कि रिव्यू। आप तो यह एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है कि आपका इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर दिया जाता है या नहीं। अगर देखें तो आप तो पीरियडिकली रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ती है। आप तो इसको इंडेक्स और रेस्पेक्टिव कैटेगरी एवरेज फंड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है और आप तो इसी तरह एनालाइज करना चाहिए कि यह तो इंडेक्स और कैटेगरी एवरेज फंड को बीट करते या नहीं। अगर वो तो बीट कर दिया जाते तो उस समय आप तो यह फंड आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रिटेन करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये दोनों से भी अगर आपका फंड अंडर परफॉर्म कर दिया जाते तो आप तो कारण को एनालाइज करना चाहिए कि यह जिस कारण के लिए ये तो अंडर परफॉर्म करते हैं और आप तो इसी तरह एनालाइज करना चाहिए कि यह तो अंडर परफॉर्मेंस में और कि अंडर वैल्यूएशन में है। अगर आप देखें तो यह सब तो आप तो रिव्यू करने से ही आपको जानकारी मिलते हैं और जब आप यह सारी चीज़ के बारे में संदेह है तो आप तो एक प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसके लिए यह सब जानकारी होने के कारण वो तो आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में गाइडेंस दे सकेंगे। हमने अब तक बात करने वाले सभी विषय तो आप तो लॉस कम करने वाले स्ट्रैटेजीज भी बोल सकेंगे और आपका लॉस को अवॉइड करने वाले स्ट्रैटेजीज भी बोल सकेंगे और देखेंगे जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में इसी तरह स्ट्रैटेजी उपलब्ध लेते हुए इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आपके लिए सक्सेस पाने का मौका तो ज़्यादा होते हैं। यह वीडियो में यह स्ट्रैटेजी से आप तो जिस स्ट्रैटेजी को पसंद करते हो और जिस स्ट्रैटेजी आप तो उपलब्ध करने के बारे में सोचते हैं इसके बारे में आप तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।